प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण शाखा है भूगोल की। और विश्वविद्यालय परीक्षा में तो इसका महत्व है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसका एक बहुत बड़ा पार्ट आता है। इसकी तीन जो महत्वपूर्ण ब्रांचेज हैं, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, तीनों से कुल मिलाकर के 25-30% प्रश्न सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि आप इस विषय पर पूरा ध्यान देंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। टॉपिक है समस्थिति की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, जो हमारा पिछले 2 दिन से 2 क्लासेज से चल रहा है। आज हम बात करेंगे समस्थिति की संकल्पना में सर जॉर्ज एरी की संकल्पना क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संतुलन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ 1859 में भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में गंगा सिंधु मैदान के अक्षांश निर्धारण का कार्य हो रहा था। और उस कार्य में कल्याण और कल्याणपुर नामक 2 स्थानों का चयन करके उनके अक्षांशों का निर्धारण किया जा रहा था। उन अक्षांश निर्धारण में 2 विधियों का इस्तेमाल किया गया, त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि। और दोनों में अंतर आया था 5.236 सेकंड का। दोनों विधियों के मापों में 5.236 सेकंड का अंतर आया था। इस अंतर को लेकर के जब एरी महोदय से बात की तो एरी महोदय ने उसका कारण बताया कि ये जो अंतर है ये कल्याण, चूँकि हिमालय के बहुत निकट है, मात्र 60 मील की दूरी पर है, तो उसकी निकटता के कारण, हिमालय की निकटता के कारण उसकी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम आकर्षित हुआ और उसका परिणाम रहा कि ये डिफरेंस आया। अब इसी बात को लेकर के एरी ने अपनी एक संकल्पना दी संतुलन की, और वो संकल्पना क्या है इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। एरी महोदय ने बताया कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपर की जो पपड़ी है, वो अधिक घनत्व वाले पदार्थ की बनी है, वो कम घनत्व के पदार्थ की बनी है। और अधिक घनत्व का पदार्थ जो सबस्ट्रेटम है, अधः स्तर है, उसमें वो कम घनत्व की पपड़ी तैर रही है। अर्थात वो कहते हैं कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल से चूंकि हमारा क्रस्ट बना है, सीमा से हमारा सबस्ट्रेटम बना है, तो उन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। और इसी प्रकार से हिमालय जो है वो भारी जो मैग्मा है उस मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने ये बताया कि हिमालय केवल एक धरातलीय आकृति नहीं है जैसा हम ऊपर देख रहे हैं, बल्कि वो अधः स्तर के नीचे भी काफ़ी गहराई तक स्थित है, उसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक नाव पानी में तैरती है और नाव का एक बड़ा हिस्सा जल में डूबा रहता है, इस कारण से वो तैर पाती है, ठीक उसी प्रकार से हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है और उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक स्थित है। ये बात एरी महोदय ने कही। इस बात को हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम पानी में कोई बर्फ़ के टुकड़े को डालते हैं तो बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है,
और पानी में तैरता है तो हम ये देखते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा जिस आकार का है उसमें 9 भाग पानी के अंदर रहता है, 1 भाग पानी के ऊपर रहता है। इस रूप में तैरता है। यद्यपि एरी महोदय ने ये उदाहरण नहीं दिया था जो मैं आपको पानी वाला दे रहा हूँ। एरी महोदय ने नाव का उदाहरण देकर के बताया था कि जैसे नाव तैरता है वैसे ही मैग्मा में हिमालय तैर रहा है। इस आधार पर बात करें तो हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे होना चाहिए, और अगर 9 गुना भाग नीचे होना चाहिए तो हिमालय की ऊंचाई आप जानते हैं 8,848 मीटर मानी जाती है। 8,848 मीटर से 9 गुना गहराई तक हिमालय की जड़ें होनी चाहिए जो सबस्ट्रेटम में होंगी, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये गणना बैठती है 79,632 मीटर, अर्थात लगभग 79.5 किलोमीटर। इस प्रकार एरी महोदय ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसकी जो हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है वो सबस्ट्रेटम में है, तथा हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर रही है। इस आधार पर वो संतुलित है। इन आधारों पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा धरातल के ऊपर दिखाई देता है, स्थित है, उसका उतना ही अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा, और जो भाग कम ऊंचा दिखाई दे रहा है ऊपर धरातल से, उसका कम भाग धरातल से नीचे सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ। एरी महोदय ने विभिन्न जो स्तंभ हैं उनका घनत्व उन्होंने बराबर माना जो धरातल के ऊपर है, और उनकी गहराई में बदलाव माना, गहराई में अंतर माना, गहराई में भिन्नता मानी। उनका कहना था कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों से बना है, अर्थात उनका घनत्व बराबर है। विभिन्न स्तंभों के घनत्व का बराबर का मतलब यह है कि पहाड़, पठार, मैदान सबका घनत्व बराबर माना उन्होंने, परंतु विभिन्न भागों की गहराई में उन्होंने पर्याप्त अंतर माना। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी महोदय ने एक उदाहरण पेश किया, एक उन्होंने प्रयोग किया और बताया कि लोहे के उन्होंने कुछ भिन्न भिन्न आकार के टुकड़े लिए तथा लंबाई वाले जो अलग अलग लंबाई वाले टुकड़े थे, लंबाई उनकी अलग थी और चौड़ाई उनकी उन्होंने बराबर ली। ऐसे जो लोहे के टुकड़े थे उनको पारे से भरे हुए बेसिन में डुबो दिया, तो क्या हुआ कि ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबे और ये उस पारे की नाद में तैरने लगे। यही उदाहरण हम लकड़ी के टुकड़े के साथ भी पानी में रख के कर सकते हैं। तो एरी महोदय ने कहा कि भाई ऊंचे उठे हुए भाग, हमने देखा कि पारे में लोहे के टुकड़े जो जितना ज़्यादा पारे के बाहर ऊंचा है उतना ही ज़्यादा गहराई में वो डूबा हुआ है, और जो कम बाहर है वो गहराई में भी कम डूबा हुआ है। तो एरी महोदय ने इस उदाहरण से, इस प्रयोग से ये बताने की कोशिश की कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ों से सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे हुए भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होगा क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचे उठे हैं तो उनका ज़्यादा गहराई में सबस्ट्रेटम में उनकी जड़ें होंगी, और इस प्रकार ये संतुलित होकर के पृथ्वी पर स्थित होंगे, ऊंचे उठे भाग और कम ऊंचे उठे हुए भाग। कम ऊंचे उठे जो भाग हैं उनके निचले भाग चूंकि कम गहराई में हैं, अधिक ऊंचे भाग हैं उनके निचले भाग अधिक गहराई में हैं।
इसलिए वो अधिक घनत्व वाले भाग जो हैं वो अपने नीचे से जो पदार्थ हटाएंगे उसी प्रकार से कम घनत्व वाले जो हटाएंगे वो कम हटा पाएंगे, जबकि उनके नीचे जो अधिक घनत्व वाला पदार्थ है, एक बार फिर से मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि संतुलित होकर के पृथ्वी पर स्थित ये जो पर्वत पठार मैदान हैं, इनमें कम ऊंचे भाग या नीचे भाग कहें जो कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, वो अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में हटा पाएंगे, जबकि उसके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होगा, और जो ऊंचे उठे भाग हैं वो अधिक मात्रा में पदार्थ को हटाएंगे, तो सबस्ट्रेटम वाला जो भाग है वो उनके नीचे कम होगा। इस प्रकार से ऊंचे उठे हुए भाग और निचले भाग एक साथ संतुलित होकर के खड़े रहेंगे, और खड़े इसलिए रहेंगे कि प्रत्येक भाग संतुलन तल पर या संतुलन रेखा पर बराबर भार रखेगा। इस बराबर भार के कारण, क्योंकि पहाड़ी भाग ऊपर वाला भाग अधिक है, लेकिन उसके नीचे जो सबस्ट्रेटम का भाग बच गया वो कम है, जबकि कम ऊंचे उठे हुए भाग है मैदान जैसे या समुद्र तली है, उसके नीचे सबस्ट्रेटम वाला जो अधिक घनत्व का पदार्थ है वो अधिक है। इसलिए एरी ने कहा कि एक संतुलन रेखा के ऊपर ये बिल्कुल बराबर भार रखेंगे। यद्यपि ये एरी का जो मत है वो आज की तारीख में बहुत इसको मान्यता प्राप्त है, सबसे ज़्यादा इसी मत को मान्यता प्राप्त दी जाती है, लेकिन इसमें भी कुछ अपना दोष है। इसका जो प्रमुख दोष है उसके ऊपर भी अपने को चर्चा करने की आवश्यकता है। एरी ने कहा कि जितना भूभाग ऊपर है उससे 9 गुना गहराई में उसका भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा। अगर हिमालय को लेकर के बात करें तो हिमालय का हमने बताया है आपको कि हिमालय का 9 गुना भाग होता है, तो वह हो जाता है 79,632 मीटर। और आपसे पहले के वीडियोज़ में ये भी चर्चा हुई है, वैसे भी आप जानते हैं इस बात को कि भूगर्भ में जब हम नीचे जाते हैं, पृथ्वी के नीचे जाने पर तापक्रम प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह औसत ताप की वृद्धि है। तो इस आधार पर यदि हिमालय की इतनी लंबी जड़ को मान लेते हैं तो वह जो उसका सबस्ट्रेटम वाला भाग है वो उस गहराई तक 69,632 मीटर की गहराई तक जाते जाते तो पिघल जाना चाहिए, क्योंकि तापक्रम में वृद्धि हो जाएगी। और जब वो भाग पिघल जाएगा तो उसके बाद फिर हिमालय की जड़ का या किसी भी पर्वतीय भाग या ऊंचे उठे हुए भूभाग की जड़ का रह पाना असंभव हो जाएगा। तो ये इस मत की सबसे बड़ी कमी है, जिसका एरी महोदय के पास कोई जवाब नहीं था। ये इसकी सबसे प्रमुख आलोचना है। उसके बावजूद भी एरी महोदय ने अपना ये मत रखा। संक्षेप में एक बार मैं फिर इस मत को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एरी महोदय ने कहा कि जो धरातल के ऊपर पर्वत पठार मैदान दिखाई देते हैं, ये सभी एक ही घनत्व के, समान घनत्व के पदार्थों से बने हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जो भूभाग जितना ऊंचा है उतना ही सीमा में, सबस्ट्रेटम में अधिक गहराई तक धंसा है, और इस अधिक गहराई तक धंसाव के कारण सबस्ट्रेटम के नीचे का जो पदार्थ है, मैग्मा है, वो उसके नीचे कम है। और जो कम ऊंचा उठा हुआ भाग है, धरातल पर दिखाई दे रहा है, चाहे मैदान है चाहे वो समुद्र की तली है, उसके नीचे तुलनात्मक दृष्टि से उतना ही उसकी जड़ें कम हैं। जड़ें कम हैं, इसके मायने ये हैं कि जो मैग्मा है वो उतना ही ज़्यादा है उनके नीचे, और वो मैग्मा अधिक घनत्व वाला है। इसलिए कुल मिलाकर के एक संतुलन तल पर, एक संतुलन रेखा पर
पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र की तली, इन सब का भार बराबर हो जाता है। इन सब का भार बराबर होने के कारण संतुलन स्थापित होता है और यही एरिमोदे की कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी है। समस्थिति की संकल्पना एरिमोदे की यही है। लेकिन इसमें जो प्रमुख दोष है वो आपको मैंने बताया है कि गहराई के साथ तापमान वृद्धि के कारण हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय भागों की जड़ें ठोस अवस्था में रह पाना मुश्किल हो जाएंगी, वो पिघल जाएंगी और पिघल जाने के बाद उस जड़ का, उस ठोस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस आलोचना का जवाब एरिमोदे नहीं दे पाए, ये इसकी प्रमुख आलोचना है। तो इस तरह से ये हमारा आइसोस्टेसी को लेकर के एरिमोदे का मत था, बहुत महत्वपूर्ण ये विचार उनका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा है, तो आपको बहुत